हाय ऑल, वेलकम टू एग्ज़ामशाला। इस एडिटोरियल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के 12 फरवरी का एडिटोरियल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के पेपर में, आज के एडिटोरियल में हमारे लिए यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स या फैक्ट या एनालिसिस है दैट कैन हेल्प इन आवर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। Now, if you see here, there are two articles based on the border security and on the international relation with Indo-China's relation. So we'll discuss both of them together. Now, one is the wealth of the nation. Wealth creation पे है कि wealth creation क्या है, capitalist society कैसी है, wealth creation नहीं होगा तो distribution कैसे होगा. And this one, the big sale, it is written by Mr. D. Raja, जो leftist party के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी हैं. सो बेस्ड ऑन दिस डेटा ये हाईली पॉलिटिकल है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, वरना अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प दैट मच इन आवर प्रिपरेशन. नाउ थिंग इज़ द फॉरगॉटन हैंड. ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन का इशू है, बट ये फ्रांस और अमेरिका के बीच में आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ का है. ये डायरेक्टली ऐसा कुछ हेल्प नहीं करने वाला है हमारे एग्जामिनेशन. उसके बाद एक टॉपिक ट्विटर पे है, सोशल मीडिया, उसके रिस्ट्रिक्शन, उसके बेनिफिट्स, इंडिया में क्या रिस्ट्रिक्शन लगे हैं नहीं लगे हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट इशू से, दैट इज़ द इंडो चाइनीज़ border issue. Now recently you might have heard in the news or seen the news that our defense ministry in the Rajya Sabha presented an address to the nation that Chinese side and their counterpart have decided to disengage from the Pangong Tso. एक बहुत अच्छी खुशखबरी है. 10 महीने से हमारे सैनिक वहाँ बॉर्डर पे तैनात थे. मेरे डिप्लॉयमेंट हो रखी थी. मेरे डिप्लॉयमेंट मीन्स जितने वो खड़े कर रहे थे, जो वो हम खड़े कर रहे थे, जितने टैंक्स वो लगा रहे थे उतने टैंक्स हम भी लगा रहे थे. एक तरह का हाई टेंस सिचुएशन बना हुआ था. इसी बीच में गलवान इंसिडेंट भी हो जाता है, जहाँ हमारे 20 सोल्जर्स को सुप्रीम सेक्रीफाइस देना होता है. लेकिन वो ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो अपना काम करके जाते हैं और उनको एक चाइनीज़ साइड को हैवी कैजुअलिटी और हैवी प्राइस उसका पे करना पड़ता है. लेकिन चाइनीज़ साइड को भी समझ में आ गया कि ये जो इनकर्जन है, ये फेस ऑफ है, उनको हेल्प करने वाला नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे हैव डिसाइडेड टू बैक ऑफ and they has expressed their ability or they have expressed their view to disengage. From where? From the Galwan Valley, Daulat Beg Oldie and Pangong Tso. Okay, you can see this. ये हमारा प्यारा कश्मीर है. ये जो पार्ट है, आउटर पार्ट, दिस आउटर पार्ट इज द POK और ये हमारा जम्मू कश्मीर है. और ये पार्ट जो है सियाचिन, जो पाकिस्तान ने चाइना को एज ए लैंड चाइना पाकिस्तान डील के तहत दे दिया रखा है. ये पॉइंट है गलवान वैली, यहीं पे क्लैश हुई थी. और यहाँ पर पैंगोंग सो लेक है, जिसका कुछ हिस्सा भारत में पड़ता है और कुछ हिस्सा चाइनीज़ ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है. दैट इज़, अभी तो वो लद्दाख हो गया, तो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड लद्दाख, दैट इज़ LAC के उस पार. हम तो यहाँ तक क्लेम करते हैं एक्साई चीन भी हमारा ही है, लेकिन वो उस एरिया में पड़ता है. तो पैंगोंग सो का अगर आप मैप देखेंगे, ये उसमें 8 फिंगर्स है. 8 फिंगर्स मीन 8 पॉइंट्स. इट्स लाइक अ वेरी थिन लेक इन द फॉर्म ऑफ अ S एंड देयर आर फिंगर्स मीन एग्जिट्स. तो इंडिया का क्लेम है दैट हमारा फिंगर 8 तक हमारा परसेप्शन ऑफ LAC है और चाइनीज़ परसेप्शन ऑफ LAC है कि फिंगर 4 तक. सो ये जो फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 के फिंगर 7 के बीच का जो रीजन है, देख रहे हैं, जो पर्पल लाइन से डिनोट किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड द नो मैंस लैंड. यानी पहले क्या होता था कि इंडियन सोल्जर्स फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे और चाइनीज़ सोल्जर फिंगर 8 से लेके फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करते थे. लेकिन जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ 10 मंथ्स पहले, चाइनीज़ साइड स्टूड ऑन द फिंगर 4 साइड एंड दे डिड नॉट अलाउ our Indian soldiers to pass through for patrolling and there was the clash. अब ये क्लैश इसलिए है क्योंकि ये परसेप्शन ऑफ LOC इज़ डिफरेंट. यहाँ से एक रिवर आती है, उस रिवर की यहाँ पे बाइफर्केशन हो जाता है. तो चाइनीज़ साइड सेट्स कि ये वाली बाउंड्री है और इंडियन साइड से नहीं, ये वाली बाउंड्री है. और इस परसेप्शन की वजह से हमारा बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन होते थे. ऑफकोर्स द चाइनीज़ साइड एज अदर अल्टीरियर मोटिव्स. सो बेस्ड ऑन दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिटवीन द पैंगोंग त्सो और ये उसका नॉर्थ साइड है. अभी उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने उसके सदर्न साउथ पे, जब गलवान इंसिडेंट हुआ था, तो इंडिया ने सदर्न साइड ऑफ द पैंगोंग त्सो आगे बढ़ के LAC पे ही आगे बढ़ के अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लिया था. और इसी वजह से चाइनीज़ साइड जो है डरी हुई थी और उनके हाथ से एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट चले जाने की वजह से नाउ दे हैव कम टू अ स्टैंड ऑफ. दे वांटेड टू डिसएंगेज एंड दैट इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया बिकॉज
दो बड़े नेबर हैं एशिया में, बोथ आर रनिंग इकोनॉमीज़, हाई पावर इकोनॉमीज़, वी शुड रादर सपोर्ट ईच अदर इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोनों के लिए अच्छा है। सो agreements have been made by both parties to disengage gradually in a phased manner and to achieve status quo ante. What is status quo ante? Status quo ante means the previous one. So दोनों पार्टीज़ ने ये डिसाइड किया है कि मई से पहले, मई 2020 से पहले या मार्च 2020 से पहले जो भी कंडीशंस थी उन कंडीशंस पे हम फिर से पहुंच जाना चाहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, एक वेलकम स्टेप है। दो बड़े जाइंट नेबर्स, एक लार्ज इकोनॉमीज़ एंड मिलिट्री पावर्स अगर आपस में एक दूसरे से रिफ्रेन करते हैं, दैट इज़ गुड फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन द होल साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट रीजन। नाउ व्हाई एक्चुअली दे स्टार्टेड इंकर्जन? चाइनीज़ साइड ने एक्चुअली इंकर्जन किया ही क्यों था? तो हमारे पॉइंट ऑफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी पॉइंट से यूपीएससी में या सिविल सर्विसेज में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि व्हाई डिड चाइनीज़ साइड को चाहिए क्या था। तो सबसे पहली बात, तो चाइना नेवर वांटेड टू सी इंडिया एज अ ग्रोइंग पार्टनर in its neighborhood. So China was always skeptical about the Indian growing role in this neighborhood, and that is why they wanted to put pressure during the pandemic time. They wanted to put pressure in the pandemic time and destabilize the next coming economic and intelligence superpower. Secondly, they wanted to challenge the present leadership. क्योंकि जैसे आपको पता है किसी भी कंट्री में कोई गवर्नमेंट जब पावरफुल होती है यानी पॉपुलर होती है तो पावरफुल होती है, एंड इट हैज़ द पावर टू टेक स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव एक्शन, एंड दैट इज़ नेवर इन द इंटरेस्ट ऑफ द राइवल कंट्री, एंड सो दे वांटेड टू डिस्टेबलाइज द पॉपुलैरिटी ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर सो दैट आवर पॉलिटी विल बी डिस्टेबलाइज एंड दैट इज वाई विल नॉट बी एबल टू फाइट। जब हम अपने घर की लड़ाई में बिजी रहेंगे तो आगे का सोच ही नहीं पाएंगे। सो हमारे इंटरनेशनल क्लाउड, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ग्लोबल आउटरीच से परेशान होकर चाइना वांटेड टू indulge. Also, we had recently changed some provision or amendment the 370 article such that we made Ladakh a separate duty and Jammu Kashmir a separate state. उसको देखते देखते द चाइनीज़ साइड को ये फिर हो गया कि हम फिर बाद में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो कहने की बात थी। मेनली चाइनीज़ इनक्वेशन ये था कि पैंडेमिक के टाइम जब हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस ऑलरेडी चल रहा है तो इस कंट्री को और कैसे प्रेशर में देते हैं। तो एक तरफ से तो इन्होंने वुहान वायरस दिया और दूसरी तरफ से स्टैंड ऑफ भी दिया, लेकिन इनका जवाब इनको मिल गया। और अभी क्यों वापस आ रहे हैं वो देखते हैं कि क्यों डिसंगेज करना चाह रहे हैं एक्चुअल में। सो व्हाई देयर इज़ चेंज इन चाइनीज़ फूड? बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आप देखेंगे ये जो नॉर्दर्न पैंगोंग सो है, नॉर्दर्न पैंगोंग सो में जो फिंगर 8 के पास, फिंगर 4 के पास तो चाइनीज़ साइड ने अपना एडवांटेज ले लिया था, हमको आगे जाने दे। लेकिन गालवान इंसिडेंट के बाद इंडियन स्ट्राइक ने बहुत ही स्मार्टली सदर्न पैंगोंग सो में LAC का मेंटेन करते हुए एक स्ट्रेटेजिक हाइट्स ले ली द कैलाशा रेंज के आसपास। और यहाँ पर क्या हुआ कि चाइनीज़ साइड जो है वो एकदम अनप्रेसिडेंटेड मूव था। वो सोचे नहीं थे कभी इंडियन साइड भी LAC पार करके या LAC के अंदर ही एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे आ जाएगी जिससे हमको नुकसान हो सकता है। और ये अनप्रेसिडेंटेड मूव होने की वजह से चाइनीज़ साइड वे आर एक्सपोज, एंड दैट इज़ वाई अगर अभी फाइट होगी भी तो हम एक बेटर सिचुएशन पे हैं टू क्लेम दैट, एंड दैट विल हेल्प, that will cause the Chinese major casualty, and that is why they are now starting to disengage. Though it is a good news for India, but ये good news ऐसे नहीं आता है। हिंदी में कहावत है खग जाने खगी की भाषा। तो जैसे को तैसा जो आदमी लात घुसे की भाषा समझता है उसको वही भाषा में समझाना होता है, उसको इसी तरह से समझ में आए। प्यार से बात कर रहे होते तभी तक कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए लात घुसे का भूपा लात का देवता है, वो लात से ही माना। ठीक है, चलिए। सेकेंड इज़ वुहान वायरस के आउटब्रेक की वजह से क्या हो रहा है कि चाइना पे प्रेशर बनते जा रहा है कि भाई आपने वुहान स्प्रेड किया, ट्रांसपेरेंसी नहीं मेंटेन की, WHO को नहीं बताया। इसकी वजह से उसका ग्लोबल डिफेमेशन और बढ़ रहा है। उसके अलावा उसके ऑस्ट्रेलिया से साउथ चाइना सी में भी रिलेशन अच्छे नहीं, उसको लोग बुली की तरह देख रहे हैं। नया बाइडेन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी चाइना से नाराज़ है। अब ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। इसकी वजह से चाइना ने समझ लिया कि भैया अब हमारा चलने वाला नहीं है, बिकॉज आउटर प्रेशर जो ग्लोबल प्रेशर बहुत बढ़ गया है, पूरा वर्ल्ड हमारे नैरेटिव के अगेंस्ट है, इसलिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरा, इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट डिप्लोमेसी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, वैक्सीन डिप्लोमेसी, हमारा इमेज और अच्छा कर रही है। हमको एक जनरस कंट्री बता रही है जहाँ चाइना वायरस फैला रहा है, हम लोगों को वैक्सीन बांट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमारा गुडविल बन रहा है और चाइनीज़ साइड को अपोजिशन झेलना पड़ रहा है। वो आपने देखा होगा कि चाइनीज़ जो कोरोना वैक्सीन है सिनोवैक, उसका एक्सेप्टेंस ना के बराबर है और इंडियन वैक्सीन
बोथ मे बी कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का ही बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस भी है और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है कि चाइना को ग्लोबल डिसग्रेस मिल रहा है और इसलिए अब वो अपना डिसएंगेजमेंट करना चाहते हैं, ताकि इनका जो काम था उसने एक्चुअली डिसेंटिवाइज किया। इस हरकत से या इस छुटपन से, इस बदमाशी से उनको कुछ मिला नहीं जो वो चाहते थे, क्योंकि इंडिया वाज रेडी एंड रेडी इनफ इन द हैंड ऑफ। जब भी लीडरशिप स्ट्रांग होती है, एक कंट्री एक डिसाइसिव एक्शन लेता है और चाइना को मालूम पड़ गया कि दिस इज़ नॉट 1962, दिस इज़ 2020 एंड इंडिया इज़ रेडी इनफ टू टीच चाइना लेसन हार्ड इनफ टू रिमेंबर टिल सेंचुरीज। नाउ व्हाट वी शुड बी डूइंग नाउ? So we should adopt the ISR policy. ISR strategy means intelligence, surveillance and reconnaissance. यानी कि हमको फिर गलवान जैसा हो जाए ऐसा ध्यान रखने की, गलवान की तरह नहीं। गलवान में क्या हुआ था कि दोनों साइड ने एग्री कर लिया, ठीक है हम लोग वापस चले जाएंगे, ग्रेजुअल डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन जब हमको उनको खाली कराने गए उन्होंने चुपके से वार से हम पे अटैक किया एंड सिंस फायरिंग, बुलेट फायरिंग वॉज नॉट अलाउड, दे फायर्ड अस और दे अटैक्ड विद द स्टिक्स और द स्टिक्स हैविंग मेटल्स रॉड्स इनसाइड देम, स्पेशली डिजाइन स्टिक्स वो लेके थे, वो तैयार थे हमारे लिए और हम लोग वहाँ पर अनगार्ड ऑफ गार्ड पाए गए एंड दैट इज़ वाई वी लॉस्ट कैजुअलिटी इन द फर्स्ट राउंड, बट इन द सेकंड राउंड वी टॉट देम अ लेसन। और ऐसा लेसन सिखाया कि वो अपने कैजुअलिटी बताने से भी डर रहे थे। सो वो तो चाइनीज़ और लेफ्टिस्ट कंट्री का तो ये होता है, वहाँ डेमोक्रेसी तो होती नहीं, जो गवर्नमेंट चाहे वो बताए, जो नहीं चाहे वो ना बताए। सो हमको उससे एक लेसन लेना चाहिए। दूसरा, ईस्टर्न लद्दाख और देपसांग प्लेन में भी जो हमारे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको साथ साथ ही डील करना चाहिए। सेकंड, रेटोरिक और वॉर मॉन्गरिंग से बचना चाहिए कि भाई तुम पीछे चले गए, तुम हार गए, क्योंकि वो भी एक कंट्री है, वहाँ के लोग भी उनकी कंट्री से सवाल पूछेंगे कि भाई आप पीछे क्यों आ रहे हैं या वॉर मॉन्गरिंग क्यों हो रही है। तो हमको यहाँ वॉर मॉन्गरिंग और रेटोरिक से रिफ्रेन करना चाहिए और एक पीसफुल कॉन्टैक्टफुल डायलॉग होना चाहिए जहाँ दोनों कंट्री को एक फेवर में हो, ताकि हम दोनों आगे बढ़ सकें। नो, मनमोहन सिंह सेड इन 5 years back that there is enough space in the world to grow both China and India equally united. Nobody's growth can harm another body's growth. So एक का ग्रोथ दूसरे की ग्रोथ को हार्म करने वाला नहीं है, इसलिए हमको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक वो जो चाइना हो ऐसा समझता नहीं है, चाइना एकदम आपने देखा होगा 1962 हो या 2020 हो, है तो वुहान समिट हो या महाबलीपुरम समिट हो, दोनों में इनफॉर्मल टॉक में ऐसी बातें हो रही थी, बहुत अच्छे हम लोग फ्रेंड है, लेकिन वो चाइना उस फ्रेंडशिप की भाषा समझता नहीं है। चाइना वही भाषा समझता है जो हमने अभी किया है सदर्न पैंगोंग में, और इसीलिए उसकी जो मिजाज है वो भी ठिकाने पे आ चुके हैं। सो हमको फाइनली ये याद रखना चाहिए कि फाइनली इट इज़ नॉट ओवर येट बट इट इज़ अ स्मॉल बिगनिंग एंड वी शुड बी विजिलेंट अबाउट इट, कि ये फिर से ना हो जाए कि एक जगह से हट के ये फिर अरुणाचल में एक फ्रंट ना खोल दे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कंप्लीट आर्टिकल है, एक आर्टिकल मिलिट्री जर्नल के द्वारा लिखा गया था और एक आर्टिकल तो इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट ने लिखा था। नाउ मूव टू नेक्स्ट सेकंड आर्टिकल। ये देपसांग प्लेन जो है, देपसांग प्लेन में भी कॉन्फ्लिक्ट है, तो हमको यहाँ भी डील करना चाहिए कि भाई एक ही साथ अगर डिसएंगेज करेंगे तो सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स पे एक डिसएंगेजमेंट करके और एक पर्टिकुलर बॉर्डर पॉलिसी और एमिकेबल सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। वेल्थ क्रिएटर्स आर नॉट द विलन्स। ना आपने लोकसभा में राहुल गांधी जी का, जो विपक्ष के ऐसे तो नेता नहीं है लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, सो कांग्रेस पार्टी इज द मोर द ऑपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया एंड ही सेड अ रेटोरिक दैट हम दो हमारे दो, दैट मीन्स ही सेड अबाउट इट मोदी जी एंड अमित शाह एंड अंबानी एंड अडानी, हम दो हमारे दो। सो इस तरह से जो टैक्स पेइंग कॉरपोरेट्स हैं उनको गाली देना भी ठीक बात नहीं है। हाँ, जो लोग पैसा चुरा कर, लोन लेकर, कर्ज लेकर भाग जाते हैं उनको आप गाली दीजिए, क्लेम कीजिए, बुलाइए, जेल में रखिए, दैट इज़ गुड। बट जो टैक्स पेइंग कॉरपोरेट्स हैं जो कंट्री के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, आप ये समझिए कि हमारे देश में कंट्री है, बहुत सारे लोग गरीब हैं, अगर वेल्थ क्रिएट नहीं होगा तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? वेल्थ क्रिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड दोज हु आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑनेस्टली दे शुड बी प्रेज्ड। ठीक है, अगर JID टाटा ने उस वक्त हमारा काम नहीं किया होता तो आज टाटा इंडस्ट्रीज़ इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती। और TCS चलता है, TCS से बहुत सारे सोशल सर्विस होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भी है। तो इस तरह से हमारा टैक्स पेइंग हर किसी को गाली देना ठीक बात नहीं है। और जब ये अंबानी और अडानी की बात करती है कांग्रेस पार्टी, दो आई हैव नो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन टुवर्ड्स एनी पार्टी, बट उनको ये सोचना चाहिए कि अंबानी और अडानी कोई 2014 के बाद से नहीं ग्रो हुए, वो पहले से ही ग्रो हो रहे। तो इस तरह से हर पार्टी जब पावर में होती है तो वो अपोजिशन वाले इस तरह से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब वेल्थ क्रिएट ही नहीं होगा तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? तो ये काम की चीज़ हमें। और फाइनली क्या होगा, अगर हम अपने कॉर्पोरेट्स को, अपने बिजनेसमैन्स को बार बार ह्यूमिलिएट करते रहेंगे तो वो क्या होगा, अपना सारा इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्रीज़ में लगा देंगे,
तो हमको क्या मिलने वाला, वैसे भी नहीं मिलने वाला। एफडीआई हम मांग रहे हैं दूसरे कंट्री से और हमारे खुद का कंट्री का वेल्थ बाहर चला जाएगा, तो ड्रेन ऑफ ब्रेन तो हो ही रहा है ना। हमारे यूथ्स को वो चांसेस नहीं मिल रहे हैं ड्यू टू मैनी अदर रीजंस हो, और वो क्या कर रहे हो, बाहर की कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह से बिजनेसमैन भी अगर वापस चला जाएगा तो फिर ड्रेन ऑफ ब्रेन तो हो ही रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी हो जाएगा। इसलिए हमको हमारे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स और टैक्स पेइंग कंपनीज़ को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ग्लोबल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पीट कर सके। ऐसा नहीं कि बार बार हर चीज़ के लिए उनको गाली देना, ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट वीडियो, ये तो आपने देखा ही, हमारे दो थोड़ा फनी हो गया। चलिए नेक्स्ट, द आइडियाज़ ऑफ द पेज। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग ने कुछ 69A आर्टिकल 69A ऑफ द IT एक्ट ट्विटर के ऊपर लगाने का कहा है। उसने कहा है कि जो फार्म प्रोटेस्टर्स है उनकी आड़ लेकर जो लोग हेट स्पीचेस कर रहे हैं या एंटी इंडिया स्लोगन दे रहे हैं, एंटी इंडिया रिटोरिक चला रहे हैं, उनके अकाउंट्स को सस्पेंड करने के लिए कहा है। जो ट्विटर अभी उसमें करने के लिए रेडी नहीं है और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने अपना नया ट्विटर जैसा सेम अकाउंट लॉन्च किया है, डेट इज़ कू। देखते हैं उसके बीच में क्या है, ये राइटर हमको कहना चाहते हैं। फर्स्ट इज़ इट इज़ द एज ऑफ डिजिटाइजेशन, यानी कि आज एज डिजिटाइजेशन का एज है। यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल मिशन तो जो गवर्नमेंट चला ही रही है, भारत नेट हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, उससे हम चाहते हैं, एक तरफ तो चाहते हैं कि सारे के सारे गांव हो, हर एक व्यक्ति हो वो इंटरनेट से जुड़े, सब लोग डिजिटल हो जाए। वो ताकि क्या करेगा कि पैसे का कमी करेगा, द वेस्ट ऑफ मनी रोकेगा, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान भी ये है कि जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो हर एक व्यक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो सबके लिए ग्लोबल हो जाएगा और जो भी छोटी से छोटी डिस्कशन भी ग्लोबल लेवल पर आ जाएगी और उसको फिर लोग अपने हिसाब से एजेंडा पेडलिंग करेंगे, अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो ये उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि एक गाँव तक बैठा हुआ व्यक्ति देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ उसके लिए नुकसानदायक है, वो आराम से समझ सकता है। तो एवरी सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस इज़ बीइंग कैरिड आउट अपॉन द ट्विटर। और ट्विटर स्पेशली क्या है, हैज़ बिकम ऑन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। बहुत सारी गवर्नमेंट हो गई या बहुत सारे फॉरेन डिग्निटीज़ हो गए, बहुत सारी ऑफ कंपनीज़ हो गई, इवन जर्नलिस्ट। सो इट हैज़ बिकम एन ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर द नोटिफिकेशन। कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो या नोटिफिकेशन हो, ट्विटर हैज़ बिकम द इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड दैट इज़ वाई ट्विटर की इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और ट्विटर को इतना सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा ट्विटर में एक बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप भी काम कर रहा है जो अपने एजेंडा को चलाने के लिए बहुत सारे लोग को पेड ट्वीट कराता है, बहुत सारे पेड फॉलोअर्स रखता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना भी ज़रूरी है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट अंडर 69A ऑफ द IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर उसने कहा कि ये जो हेट स्पीकर्स है और जो फार्मर्स जो अकाउंट्स के नाम पे जो एंटी इंडिया और एक खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है ना, एंटी कास्ट और धर्म विशेष और पंथ विशेष जो मूवमेंट चल रहे हैं, उनके अकाउंट्स को आप सस्पेंड करिए। लेकिन ट्विटर ने ऐसा करने से मना कर दिया है, उसके अपने कुछ कारण दिए। तो इनको देखते हुए ये जो ऑथर है उनको कुछ कंसर्न्स है और बहुत ही जेन्युइन कंसर्न्स है जो हम एथिक्स और ऐसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्राइवेसी। अब देखिए, कोई व्यक्ति किसी को कुछ ट्वीट कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो वो उसका पर्सनल ट्वीट है, उसको पब्लिक कर रहा है, यानी उसको लिखने की प्राइवेसी उसकी है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप उसको जांचिए कि वो कौन बंदा है, उसने क्या ट्वीट किया है, कहाँ से ट्वीट किया है, यानी उसका एक ब्रीच ऑफ प्राइवेसी भी है, उसके थिंकिंग प्रोसेस पे एक क्लेम है और डेफिनेटली राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे भी एक क्लेम है। और जो सेंसरशिप पहले जो ब्रिटिशर्स के ज़माने में होता था कि पेपर लिखने से पहले, न्यूज़पेपर छापने से पहले आप गवर्नमेंट को दिखाइए, इवन एमरजेंसी में भी ये चीज़ हुई थी, उस चीज़ की तरफ हम वापस जा रहे हैं जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये ऑथर ये कहना चाहते हैं कि आप ट्विटर को कम्प्लीटली अंडरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, कुछ उसमें एलिमेंट ज़रूर हैं जो उसका नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो उसके एजेंडा पेडलिंग को हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कम्प्लीटली, यानी एक चूहे को मारने के लिए एक मिसाइल का यूज़ नहीं कर सकते। आपको ट्विटर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की हैं, बहुत सारी जगह डिजिटाइजेशन भी फैला रहा है, बहुत सारे ऑफिशियल स्टैंड भी है, लेकिन आपको यहाँ एक रूल बनाना चाहिए जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी हो गई या डेटा प्रोटेक्शन रूल, जो कि पुट्टस्वामी गवर्नमेंट में बाद अभी जो ड्राफ्ट कमेटी पे है। जैसे बहुत सारी यूरोपियन यूनियन में एक डेटा पॉलिसी बन चुकी है, प्राइवेसी पॉलिसी बन चुकी है, उस तरह से हमें भी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे क्या होगा कि हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें और सोशल मीडिया पर भी एक तरह का कंट्रोल इन द सेंस कि उससे कोई नेगेटिविटी ना फैलाई जाए। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा कि US में उनके एक्स प्रेसिडेंट ने लोगों को भड़का दिया कि जाओ दंगे करो,
तो उनका अकाउंट तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया ट्विटर वालों ने। लेकिन कहीं और अगर कुछ लोग दंगे भड़का रहे हैं तो ये सस्पेंड नहीं करे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पार्टीज़, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतने मजबूत हो जाएंगे कि ये गवर्नमेंट पॉलिसी को कंट्रोल करने लगेंगे। तो ये टाइम है कि उन पर चेक किया जाए, लेकिन चेक इतना भी ना किया जाए कि राइट ऑफ फ्रीडम जो है वो किसी का कर्टेल हो जाए। सो ट्विटर शुड नॉट बी बैंड। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक़या है कि ट्विटर ने गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है, तो गवर्नमेंट ने उनको एक अपना खुद का जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो डेवलप कर रहे हैं कू, उस पर जवाब दिया। तो गवर्नमेंट अपना भी एक प्लेटफॉर्म डेवलप करी, ये अच्छी बात है। वी शुड, आत्मनिर्भर भारत के तहत हमको एक अपना इंडिजिनस प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है, गूगल और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के बीच जो क्लैश चल रहा है, वो कह रहे हैं कि आप हमारा न्यूज़ दिखाइए वरना हम नहीं दिखाने देंगे। तो उस तरह की हालत इंडिया में ना हो, हम कम्प्लीटली वेस्टर्न कंट्रीज़ या अदर कंट्रीज़ के डेटा इंटरनेट पे नहीं डिपेंडेंट हो। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम आगे क्या करें। इसलिए हमारा अपना भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहिए, साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेस, उसको भी कर्टेलमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये था आज के पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में एज अ फैक्ट्स, एज एन एनालिसिस, एज अ सेंटेंस, क्योंकि हमें 200 वर्ड या 250-150 वर्ड का लिमिट होता है, उसमें हम इस तरह जहाँ जैसे चाहे मोल्ड करके लिख सकते हैं। बाकी रेस्ट आपको पेपर पढ़ना चाहिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी चाहिए। इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। नेक्स्ट वीडियो कल टुमारो 8 AM इन द मॉर्निंग। थैंक यू।